वेलकम बैक। अब जरा जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने यह ऐलान किया है कि वो कोर्ट का रुख करेंगे। क्यों? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा पर हमला हुआ, वहां पे पुलिस और रेंजर्स थी, तो जो सूरत हाल बनी उसके हवाले से, और फिर आर्टिकल 6 लगाने का भी मुतालबा किया गया उनकी जानिब से। मैं वसीम आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या समझते हैं? वो जाहिर इसको चैलेंज करेंगे, जाएंगे कोर्ट पर, दरखास्त दायर की जाएगी, अदालत क्या एक्शन ले सकती है? अच्छा देखिए, इस सारे एपिसोड में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज था डी चौक पर, उसके बाद हर तरफ गुफ्तगू ये हो रही है कि अली अमीन गंडापुर साहब 24 घंटे लापता रहे। ऑब्वियस है, एक सूबे का वज़ीर आला था और गुफ्तगू होनी चाहिए, सवाल उठना चाहिए। जब वो केपी असम्बली पहुंचते हैं तो फिर जो उनकी तकरीर थी वो लाइमलाइट में चली गई। दो जो मामलात थे, मैं ये समझता हूं कि उन्हें पसे पुश डाल दिया गया, वो इससे ज़्यादा ज़रूरी मामलात थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को जिस तरह बेआसरा छोड़ दिया गया, हम यहाँ डी चौक पर तीनों दिन मौजूद थे, जिस तरह वो निकले, वो उन्होंने एक मज़ामत की। वो एक डिबेटेबल मामला है कि उनका जो लीडर और उनके दरमियान जो एक रिश्ता है और वो जो एक मज़ामत की तहरीक शुरू कर रहे हैं वो अच्छी है या बुरी, लेकिन इस तरह के जो एहतजाज हैं या किसी भी माशरे में एहतजाज है, वो सियासी या जमहूरी माशरे के लिए, जमहूरी प्रोसेस के लिए एक बेहतर साबित होता है। मगर वर्कर्स को भूला गया, वर्कर्स के मुताल्लिक़ कोई बात नहीं कर रहा। चलें, अली अमीन गंडापुर को एक लम्हे के लिए छोड़ दीजिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दीगर लीडरशिप थी वो कहाँ थी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल कहाँ थे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो कहाँ थे? तो यहाँ तो कोई गालबन 2 से 3 ऐसे उनके रहनुमा थे जो डी चौक पे कारकुनान के साथ मौजूद रहे, मगर ये लीडरलेस एहतजाज हमने देखा। और जो दूसरा अहम तरीन मामला जिसकी तरफ आपने तवज्जो भी दिलाई, वो ये कि इस सारे मामले में जो इंतहाई खतरनाक इकदाम किया गया है वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर धावा बोला गया है, वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर हमला किया गया है और उससे मुतालिक बातचीत भी नहीं हो रही। तो हमने माजी में तो कभी आए दिन ये जो हुकूमत है ये नए प्रेसिडेंट तय कर रही है, ये आए दिन नई हदें उसका तायुन करती जा रही है, जिससे मेरा ख्याल है माशरे में नफरतें बढ़ने के अलावा और तो कुछ नहीं हो सकता। जो सूबे हैं वो फेडरेशन की इकाइयां होती हैं और जो उनके इस्लामाबाद में अगर कोई हाउसेज हैं तो वो फेडरेशन की अलामत समझे जाते हैं। तो अगर किसी एक सूबे के सियासी जमात से अगर किसी को कोई मसला था, हुकूमत से मसला था, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि पूरे सूबे की फेडरेशन की जो अलामत है उसको पहले आप एक दिन वहां पर धावा बोलें और उसके बाद सीडीए रूल्स की खिलाफ वर्जी पर आप वो पूरी इमारत ही सील कर दें। यानी हंसी आती है इस निज़ाम पर कि पूरे वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की 2 इमारतें ऐसी हैं कि जो सीडीए रूल से मुनाफी है। पहले हमने देखा कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसे सील कर दिया गया और फिर इन्हें बाद में ख्याल आया कि ओह देखिए जी, वो केपी के हाउस जो है वो भी रूल्स के मुनाफी है, उसे भी सील करते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस मौके पर क्या मौकफ रखती है? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला नहीं है, ये खैबर पख्तूनख्वा का मामला है, ये पाकिस्तान का मामला है। इसे तो तमाम सियासी जमातों को कंडेम करना चाहिए था, इस पर तो तमाम सियासी जमातों को उन फरीकैन के खिलाफ अदालत में आना चाहिए था। अब बहरहाल एक अच्छा इकदाम जरूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इसे हाईलाइट कर रही है, मगर इस सारे मामले को मैं ये समझता हूं कि सियासी मकासद से पाक होना चाहिए और इस पर बात होनी चाहिए और कोई ना कोई एक हद उसका तायुन कर देना चाहिए कि जो रियासत है वो इससे आगे नहीं बढ़ेगी। और ये कोर्ट से जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अच्छा उमर दराज, आपके नजदीक एक शेड्यूल पंजाब में मुख्तलिफ बड़े शहरों में जलसों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी किया है, आप क्या समझते हैं कि ये हिकमत अमली कैसी है और इसके साथ साथ ये एहतजाज कितने मुअस्सर साबित होंगे? क्योंकि अब ये लग रहा है कि वो मुख्तलिफ शहरों में जो है वो मुख्तलिफ नौयत के एहतजाज करने जा रहे हैं। जी, वो 11, 12 और 13, 14 4 दिन एहतजाज करेंगे और ये सारे जो रीजन अगर आप देखेंगे तो इनका ताल्लुक पिंडी रीजन से, या जिसको आप कहते हैं ना अपर पंजाब, वहां से नहीं है। ये सेंट्रल पंजाब है या जनूबी पंजाब है। गालिबन 14 तारीख को लाहौर और फैसलाबाद के एहतजाज है, फिर डेरा गाजी खान डिवीजन है, इसी तरीके से सरगोदा और बाकी हैं। इस एहतजाज के एक तो मकसद हुकूमत के ऊपर कांस्टेंट प्रेशर रखना है और ये तासुर दे रहा है कि हम अपने उस मौके से पीछे नहीं हटे, हम एहतजाज कर रहे हैं, हम एहतजाज करते रहेंगे। नंबर 2 वही मामला है कि उस तरफ नहीं जाए अभी पिंडी इस्लामाबाद की जानिब जहां पे शंघाई ताउन तंजीम है, तो ये ना आए कि आप उसमें कोई रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बुनियादी सवाल क्या है? बुनियादी सवाल ये है कि आप ये एहतजाज की कॉल तो दे रहे हैं, एहतजाज को लीड कौन पंजाब में करेगा? पंजाब के हवाले से ऐसा नहीं है कि वही बात जो पहले भी सब कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के कारकुन की डिटर्मिनेशन पे किसी को कोई शक नहीं है, वो अपने लीडर के साथ इस वक्त इंटैक्ट है, वो भरपूर जवाब दे रहा है। लेकिन जाहिर है कि कोई सामने तो खड़ा होगा ना, कोई निकलेगा तो सही, कोई लीड तो करेगा, तो कौन करेगा? हमाद अजहर फैसलाबाद में नजर आए, उसके बाद वो कहाँ थे अब कोई पता नहीं है इस पर क्या सूरत हाल बनती है।
मियां असलम इकबाल एक बड़े मुतहरिक किस्म के कारकुन साबित और लीडर साबित हो सकते थे, वो अभी तक ओथ भी नहीं ले सके। बाकी पंजाब के अंदर कौन सी ऐसा बड़े कद काट का लीडर है जिसको कहा जाए कि होगा? हाँ, ये हो सकता है कि सलमान अकरम राजा साहब जो। फिर आपको अगर आज अंदाजा हो तो तहरीक इंसाफ ने अपने अरकान असेंबली को और सेनेटर्स को ये कहा है कि आप गिरफ्तारियों से बचने के लिए, बाकी चीजों से आप किसी भी सियासी इज्तिमा में किसी जगह पे नहीं जाएंगे, आप एहतजाज कर लेंगे, कारकुन भी आपका निकल आएगा, चले बड़ा एहतजाज ना हुआ छोटा एहतजाज हो जाएगा, या आपका एहतजाज कामयाब हुआ या ना हुआ हुकूमत किसी हद तक कामयाब कर देगी, उसी तरह से एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को बंद करके शहर में कंटेनर्स लगा के। लेकिन आप इस वक्त सवाल में है, आपके ऊपर सवाल है, और मेरे ख्याल से इस वक्त ये जो एहतजाज का मकसद है वो तो हुकूमत को दबाव में लाना है, लेकिन मुझे यूं लग रहा है कि जैसे ये तहरीक इंसाफ के अंदर भी चीजों को फिल्टर कर रहा है, प्योरीफाई कर रहा है कि उनकी लीडरशिप कितनी अपने कॉज के साथ खड़ी है, कौन इस वक्त जो है इस पूरी प्रेशर को बर्दाश्त कर सकता है। इस दौरान आपको नए लीडर्स नजर आएंगे। आपने देखा कि डी चौक के ऊपर या इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ लोग जो इतने प्रोमिनेंट नहीं थे वो लीड करते हुए दिखाई दिए, उनको सोशल मीडिया पे अप्रिशिएट किया गया, उनको वैसे अप्रिशिएट किया गया। तो इसी तरह से जाहिर है जब क्राइसिस होता है, तहरीक इंसाफ के अंदर लीडरशिप का क्राइसिस है, आप माने या ना माने, चूंकि तहरीक इंसाफ एक ही शख्स के इर्द घूमती है, बाकी सब लोग जो है वो उसमें कोई फिट नहीं आएगा, तो वो बिल्कुल जिस तरह कहते हैं ना आउट ऑफ फैशन, सिस्टम से आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आप कौन जगह लेगा? ये एहतजाज मौजूदा क़यादत को फिल्टर भी करेंगे, एक्सपोज भी करेंगे, और फिर नए लीडर्स भी सामने आएंगे। इनका ये फायदा हो सकता है इस हिकमत अमली का। अच्छा, अब थोड़ा मुल्की जो मईशत है उसका जिक्र करते हैं। नौशाद अली साहब, आपको पता है कि स्टेट बैंक ने आदाद शुमार जारी किए हैं। 2024 तक तारीख की बुलंद तरीन सतह पे हमारे जो डेट्स हैं वो पहुंच चुके हैं, लोन्स हमारे पहुंच चुके हैं, सॉरी। तो उसमें आप के नज़दीक यानी ये फिगर बताया गया 70,362 अरब रुपए के हम मकरूज हैं, और हमारे जो वज़ीर आज़म है वो ये कह रहे हैं कि अब जाहिर है आइंदा महंगाई में भी कमी आ रही है, मईशत बेहतर हो रही है, और हमारी कोशिश है कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। क्या ये मुमकिन दिखाई दे रहा है इस सूरत हाल में आपको? देखिए, ये जो दो तरह के IMF प्रोग्राम्स होते हैं। एक वो जो आप ये जिस तरह का हम प्रोग्राम ले रहे हैं, क्योंकि बहुत क्राइसिस लाइक सिचुएशन के अंदर या डिफॉल्ट के करीब जाने पे जब आप कोई प्रोग्राम लेते हैं तो वो इसी तरह के होते हैं जिस तरह आपने देखा हमने एक छोटा प्रोग्राम जो इससे पहले था और अब ये जो एक प्रोग्राम लिया गया है, ये जरा और तरह का प्रोग्राम होता है। एक प्रोग्राम IMF की तरफ से होता है जिसमें आप डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम लेते हैं। अगर उस तरह का प्रोग्राम लेने की बात हो, यानी अगर उस तरह से आप जाकर IMF से डिमांड करेंगे हम प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए कोई हम ले रहे हैं, ये डेट मैनेजमेंट के लिए या लोन मैनेजमेंट के लिए नहीं ले रहे, तो फिर तो कोई इतना मसला नहीं है। ये जो इस वक्त सिचुएशन है, देखिए बात क्या है, बात ये है कि इस वक्त जो आपकी इकोनॉमी है अब वो ICU से निकलकर वार्ड में आ गई है। अभी वो भागना नहीं शुरू हुई, या वो अभी चलकर सेहतयाब होकर हॉस्पिटल से निकल नहीं गई, लेकिन इसके इम्कानात पैदा होते चले जा रहे हैं कि आपकी मईशत जो है वो अनकरीब अपने पांव पर खड़ा होना शुरू कर देगी, यानी कि वो बेड से उतरकर चलना शुरू कर देगी। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, वो सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो अभी तक पॉजिटिव हैं, और ये जिन लोन्स की आप बात कर रहे हैं 70,000 की, ये सारी लोन मैनेजमेंट के लिए ही एक्चुअली IMF का प्लान लिया गया है। ये जो आपको एक्सटर्नल डेट के मसाइल थे, इंटरनल डेट को ये नए सिरे से रीप्रोफाइलिंग कर रहे हैं उसकी, और जो एक्सटर्नल डेट भी है इसके अलावा भी मुख्तलिफ ADB से या वर्ल्ड बैंक से या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उससे जो आपका एक्सटर्नल लोनिंग है उसको भी रीप्रोफाइल किया जा रहा है, जो उसमें जो जैसे कहते हैं कि हैवी इंटरेस्ट रेट पे जो लिए हुए हैं उनको दोबारा से लिया जाएगा। और जो आपको फैसिलिटी मिली है अभी सऊदी अरब से ऑयल की जो एक जी हाँ जी, डेफर पेमेंट की आपको फैसिलिटी मिलेगी, कुछ अलग से कुछ लोन्स मिलने शुरू होंगे, ADB और वर्ल्ड बैंक से कुछ लोनिंग शुरू होगी। तो ये सारा कुछ जो इस वक्त सामने सिनारियो इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, तो अभी तो फिलहाल ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती जिससे आप ये कह सके इकोनॉमी को कोई बड़ा प्रॉब्लम आएगा। हाँ, जब आप डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, जब आप कंट्रोल्ड इकोनॉमी से निकलेंगे, उस वक्त आपको एक दफा इन्फ्लेशन का प्रेशर आएगा, और उस वक्त आपको चीजें कंट्रोल करना होंगी। वो किस तरह से मैनेज होंगी उसके बाद तय होगा कि क्या आप वाकयातन अब अपने पांव पर चलकर इंडिपेंडेंटली दौड़ने की पोजीशन में आए हैं कि नहीं आए। सो इसलिए अभी तो फिलहाल अगर आप ये समझे कि गवर्नमेंट जो क्लेम कर रही है ये किसी हद तक दुरुस्त है, ये सिर्फ गवर्नमेंट के क्लेम नहीं है, ये आप जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं उनका भी अगर आप आइडिया लगा लें, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं IMF समेत, अगर वो भी अप्रिशिएट कह रहे हैं, वो भी इसको एंडोर्स करते हैं। सिर्फ IMF जो जिन चीजों की तरफ तवज्जो दिला रहा है या तरजीहात बना रहा है,
अगर हम उन तरजीहात को करने में कामयाब होते हैं, जिस तरह आपने टैक्स बेस के अंदर एक बहुत बड़ा जंप देखा है कि आपकी टैक्स जो पेयर है उसकी वो इस दफा एक बिल्कुल जो पहले नामुमकिन नजर आता था, उतने टैक्स पेयर एकदम शामिल हुए हैं। सो अगर इस तरह तरजीहात को अगर आप ठीक रखकर चलेंगे तो आइंदा तो फिर सूरत हाल बेहतर हो सकती है, बहुत बेहतर पोजीशन में होंगे। ठीक है, फिर हम ये दावा कर सकते हैं। अच्छा सिद्दीला साहब, बिल्कुल शॉर्ट टाइमिंग में आपसे जानना चाहता हूं, मौजूदा हुकूमत ने, पाकिस्तान से एक नून की हुकूमत ने गुज़िश्ता 4 सालों में जो कर्ज लिया उसके ओवरऑल फिगर्स को देखा जाए तो $22.7 बिलियन का कर्ज का इजाफा हुआ है, यानी कि मजीद इजाफा हुआ है इसमें। और इसके साथ साथ हम कंपैरिजन करते हैं पीटीआई का, जिसका कहते हैं कि जनाब वो इकोनॉमी को वीक हालत में छोड़कर गए, उनके दौर में $16 बिलियन का कर्ज था। तो अब किस तरह से इसको जस्टिफाई किया जा सकता है कि हर हुकूमत आती है कर्ज बढ़ता चला जाता है? सर मैं बिल्कुल निशात साहब की तकरीबन तमाम बातों से इत्तेफाक करता हूं, सिवाय एक बात के, इसमें अगर वो ऐड कर लेते कि अगर इमरान खान साहब अगर थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएं तो ये जितनी चीजें पॉजिटिव जा रही हैं ये घोड़े की तरह दौड़ेंगी। और जिस मैशियत को उन्होंने ऑपरेशन थिएटर से लाकर वार्ड में लगाया है ना, वो वार्ड से डायरेक्ट चलेगी नहीं बल्कि भागेगी दौड़ेगी। देखें शहबाज साहब जब ये कहते हैं ना कि हम लोग ये हमारा प्रोग्राम इंशाल्लाह आखिरी होगा, तो वो देखें ये पार्टी पहले ये साबित कर चुकी है पाकिस्तान की तारीख में, शायद एक ही दफा 2016 में मियां मोहम्मद नवाज साहब की दौरे हुकूमत में ये काम हो चुका है। उस वक्त हम लोग IMF से निकल गए थे और IMF का प्रोग्राम नहीं ले रहे थे, तो जाहिर है अगर प्रोग्राम नहीं ले रहे थे तो पहले वाले कर्जे जो है वो हमने वापस करने थे, क्योंकि जाहिर है हमारी मैशत बेहतर हो रही थी, दुनिया हम पर इत्मीनान कर रही थी, बहुत ज्यादा CPEC आपके सामने था, तो कर्जे कम होने थे। ये इमरान खान साहब ने ये जो लेट डिसीजन किया और खुदकशी करने वाला नारा लगाया कि मैं कर्जा लूंगा तो मैं कर्जा नहीं लूंगा, खुदकशी ले लूंगा, ये जो सारी ड्रामेबाजियां रंगबाजियां की, उस वजह से सारा कुछ हुआ है। और उसके बाद जिस तरह फिर इमरान खान साहब छोड़ के गए हैं, देखिए आप जलसे में, लेकिन सिद्दीला साहब सबसे ज्यादा कर्ज तो पीटीआई दौर हुकूमत में वापस किया गया ना, $36 अरब। इन्होंने 49.7 लिया, $27.7 बिलियन भी वापस किया। अगर कर्ज वापस किया है तो कर्ज लिया भी है, फिर उसके बदले में मुल्क में किया क्या है? अगर आपने कर्ज लेकर कर्ज वापस कर दिया और मुल्क में आपने कुछ नहीं किया, और फिर जो आने वाले, देखिए जलसे में खड़े होकर जब आप 10 रुपए का पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं, हालांकि आपने IMF से जो वादा किया उसके मुताबिक आपको महंगा करना था, तो वो सारा कुछ ठीक है, मईशत को उसके पांव पर खड़ा नहीं किया गया और अब जो है वो उम्मीद की जा सकती है कि मईशत बेहतरी की जानिब गाम हो सकती है। इसी के साथ ही तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।